हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज मैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, रामागुंडम थर्मल पावर संयंत्र कहाँ पर स्थित है? जो थर्मल पावर संयंत्र है ये कौन सी कंपनी लगाती है? ये लगाती है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। जो एनटीपीसी है ये किसी भी राज्य में थर्मल पावर संयंत्र है ये लगाने का काम किसका है? एनटीपीसी का। तो रामागुंडम थर्मल पावर संयंत्र ये कहाँ पर लगाया गया है? तेलंगाना में। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तेलंगाना में। हुसैन सागर झील है वो भी कहाँ पर है? तेलंगाना में। और तेलंगाना राज्य है ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। और इसके सीएम कौन है? चंद्रशेखर। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, जो मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें कोरवा थर्मल पावर संयंत्र ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। रियन थर्मल पावर संयंत्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थोरियम के भंडार कहाँ पर मिलते हैं? तो भारत में थोरियम के भंडार ये कहाँ पर मिलते हैं? केरल में। और केरल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मोनाजाइट सैंड पाई जाती है और इसी के अंदर थोरियम है ये मिलता है। अगर हम केरल की बात करें तो केरल में सबरीमाला मंदिर है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? केरल में। यह है साइलेंट वैली। और एक होता है सिलिकॉन वैली, वो किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। और यह है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में। और मकरविलुप्पु त्योहार ये सबरीमाला मंदिर है इसी के अंदर मनाया जाता है मकरविलुप्पु त्योहार। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा लिया, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? मकरविलुप्पु त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? ओणम त्योहार है ये भी केरल का है, जो फसल कटाई के टाइम पर ये त्योहार मनाया जाता है, ओणम। अट्टुकल पोंगल भी कहाँ का है? केरल का। अगर पोंगल पूछा जाए तो तमिलनाडु का, अट्टुकल पोंगल पूछा जाए तो केरल का। कलारीपट्टू मार्शल आर्ट केरल की है। और केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, दो हैं, एक तो कथकली और एक मोहिनीअट्टम। और जो केरल का तट है उसे क्या कहते हैं? मालाबार तट। और सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। केरल में सर्वाधिक रबड़ पाया जाता है। अगर हम रबड़ की बात करें तो ये हमें लेटेक्स से प्राप्त होता है। और जो रबड़ होता है वो बहुत ही सॉफ्ट मिलता है हमें, इसलिए इसे हार्ड बनाने के लिए हम इसमें सल्फर मिलाते हैं। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। और ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। और मसाले हैं ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं? केरल में। और जो पहला पुर्तगाली था वो भी कहाँ पर आया था? कालीकट में ही आया था, मसाले लेकर गया था। जो वास्को डी गामा 1498 में आया था भारत में, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। और केरल के कालीकट स्थान है वहाँ पर पहुँचा था वास्को डी गामा। और वो काली मिर्च, इलायची ये सब मसाले बाहर से लेकर गया था। थोरियम है, इसमें थोरियम के भंडार पूछ रखे हैं, जो केरल की मोनाजाइट सैंड है वहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम थोरियम की बात करें तो जो थोरियम है इसका और क्या है? पिचब्लेंड। और यूरेनियम की भी और कौन सी होती है? पिचब्लेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी? अगर हम तानसेन की बात करें तो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन, तो अकबर ने इसे मियाँ की उपाधि दी। और इनका संबंध तानसेन का कहाँ से है? ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। और तानसेन को ध्रुपद गायक है इसके बहुत फेमस थे ये ध्रुपद गायक जो होते ना, सारे गामापा, इनका बहुत अच्छे कलाकार थे तानसेन। अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय की, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। और अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। और ऐसे ही सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी? जो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसमें गांव की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल सिलेक्टेड हैं और बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? जो माजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम में। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो। और बहुत बार ये पेपर में पूछा जाता है कि तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको क्या कहा जाता है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे क्या कहा जाता है? जमुना। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही नेशनल वाटरवे 2 बना हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो जो आईएनसी है, कांग्रेस है, उसका 1938 में हरिपुरी अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत गए थे आईएनसी में त्रिपुरी सेशन की। 1939 में त्रिपुरी सेशन है, उसकी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष बने थे। लेकिन महात्मा गांधी है, उन्होंने अपनी तरफ से एक मतलब उठा रखी थी सीताबी रमैया, पत्ताबी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस, और इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए थे। तो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद शुरू हो गया था, इसलिए जो सुभाष चंद्र बोस हैं इसने रिजाइन कर दिया। और उसके बाद 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगर हम बात करें आज़ाद हिंद फौज की, इसकी स्थापना तो किसने की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में इसकी कमान संभाली थी सिंगापुर से 1943 में। लेकिन आज़ाद हिंद फौज है, इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। जो अंडमान निकोबार का रोस द्वीप है, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया है। और सुभाष चंद्र बोस की एक फेमस पुस्तक है इंडिया स्ट्रगल, और बहुत बार पेपर में पूछी जाती है इंडिया स्ट्रगल। और सुभाष चंद्र बोस का एक नारा है, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब ने कमेंट करके ये बताना है कि सुभाष चंद्र बोस का नारा कौन सा था। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, गोवा। अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो राजस्थान। और सेकंड, ये तो सबको याद है कि सबसे कम गोवा है और सबसे अधिक राजस्थान का। तो सेकंड नंबर पे कौन सा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला मध्य प्रदेश। और थर्ड नंबर पर कौन सा है, महाराष्ट्र। अगर जनसंख्या में पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या में कौन है, सिक्किम। और सबसे अधिक जनसंख्या में कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जनसंख्या में कौन सा है, महाराष्ट्र। अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में मोपा एयरपोर्ट था, उसका अभी 2023 में नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पर है, गोवा में। और गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत। मांडवी नदी और जुआरी नदी गोवा की बहुत फेमस नदियां हैं। अगर हम गोवा की बात करें तो पहले जो गोवा है पुर्तगालियों के अधीन था। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, फिर भी हमारा ये जो गोवा है, गोवा, दमन और दीव, ये दोनों के दोनों पुर्तगालियों के अधीन थे। तो 1961 में हमने इसको पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था। और उसके बाद 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया था और 25वां राज्य बना था गोवा भारत का। अधिकतम क्षेत्रफल राजस्थान का, जनसंख्या में सबसे कम सिक्किम का, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का। अगर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पूछा जाए तो कहाँ का है, राज्य में तो बिहार है, और अगर यूटी पे आए तो उसमें दिल्ली आएगा। अगला क्वेश्चन है जादूगोड़ा का संबंध किस खनिज से है। जो जादूगोड़ा माइंस हैं ये कहाँ पर स्थित हैं, ये झारखंड में है। और किस लिए फेमस हैं ये, जो यूरेनियम है इसके लिए बहुत फेमस है। और यूरेनियम की और क्या है, पिच ब्लेंड। और यूरेनियम 235 ही न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि खनिजों का अजायबगढ़ किसे कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार इसे खनिजों का अजायबगढ़ कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पर हुई थी। और जो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र ये कहाँ पर है, झारखंड में। और रूस की सहायता से हमने ये बोकारो लौह इस्पात संयंत्र लगाया था। अगर हम झारखंड की बात करें तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, झारखंड में। जादूगोड़ा माइंस जो हमने अभी पढ़ी हैं ये किस लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए फेमस है। और झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ये है। और यूरेनियम की जो ओर है वो क्या, कौन सी है, पिच ब्लेंड। और यूरेनियम 235 न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है। और जो यूरेनियम है इसका यूज हम जो फॉसिल फ्यूल्स या फिर रॉक्स होती हैं इनकी एज फाइंड आउट करने के लिए भी, रॉक्स हैं इनकी एज फाइंड आउट करने के लिए यूरेनियम 235 का यूज़ किया जाता है। अगर हम मेन लौह संयंत्र हैं जो भारत के उनकी बात करें तो सबसे पहले बात आती है भिलाई लौह संयंत्र की। ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। और किसकी सहायता से लगाया गया था, ये भी सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से भिलाई लौह संयंत्र उद्योग की स्थापना की गई थी।
दुर्गापुरा लौह संयंत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, और ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? ओडिशा में, और जर्मनी की सहायता से राउरकेला लगाया गया था। और ये तीनों की तीनों भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे, और जो बोकारो है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। और ये राउरकेला है जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। और जर्मनी में क्या है? रुरक क्षेत्र भी है जिसे काला प्रदेश कहा जाता है। अगर भारत का काला प्रदेश पूछा जाए तो कौन सा है? दामोदर नदी घाटी। अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पीसी मालनोबिस पर यह आधारित है। पंचवर्षीय योजना दूसरी 1956 से लेकर 1961 तक थी, पीसी मालनोबिस के आधार। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उद्योग फैक्ट्री हैं इन सब का, जो ये उद्योग फैक्ट्री ये सब लगाई किस पंचवर्षीय योजना में आती हैं? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाई गई थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसमें तो कृषि उत्पादन, मछली पालन ये सब आते हैं जैसे प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र वाले जो फैक्ट्री होगी, उद्योग, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और सेकंड पंचवर्षीय योजना में उद्योग फैक्ट्री हैं इन सब का निर्माण किया गया था। जो सलेम है ये भी खनिजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? जो रक्त समूह है इसकी खोज किसने की है? कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। और कौन से रक्त समूह हैं? ए, बी, ओ और ए बी। अगर हमसे पूछा जाए सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर ये कौन सा है? ओ नेगेटिव। और ये जरूर याद रखना नेगेटिव है या पॉजिटिव, क्योंकि पेपर में ओ प्लस, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ये सब आते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ पॉजिटिव। और रिसिप्टर कौन सा है? ए बी नेगेटिव। अगर हम आगे रक्त की बात करें, जो ब्लड है हमारे जो खून है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी के कारण हमारे जो शरीर है खून का रंग है ये लाल होता है। और हमारे शरीर के अंदर खून को कौन सा प्रोटीन नहीं जमने देता? इपेरिन। लीवर में बनता है इपेरिन प्रोटीन जो खून को हमारे शरीर के अंदर जमने नहीं देता। और किस नेचर का होता है जो ब्लड? एल्कलाइन नेचर का, क्षारीय नेचर का होता है। और इसका पीएच मान कितना है? 7.4। और ये क्या है? कि तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और बहुत बार पेपर में पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? अगर हम महात्मा बुद्ध की बात करें तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया इसे जो बौद्ध ग्रंथ है उनमें क्या कहा गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है पहले उपदेश को। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। लेकिन पूछा जाए महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक कहाँ पर दिए हैं? तो वे दिए हैं श्रावस्ती में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर पूछा जाए सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए गए हैं तो श्रावस्ती में दिए। अगर पहला उपदेश पूछा जाए तो सारनाथ में दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। लाइट ऑफ एशिया भी किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। और जो बौद्ध धर्म है उसके त्रिपिटक ग्रंथ है, और बहुत बार पेपर में ये पूछा जाता है कि जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये जो त्रिपिटक ग्रंथ है इसमें 3 पुस्तकों को मिलाकर ये त्रिपिटक कहा जाता है। एक तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक, इन तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा गया है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। और जो ये बौद्ध ग्रंथ है इसमें इस जो प्रक्रिया है ये मृत्यु है इसको क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। और घर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है बौद्ध ग्रंथ में? महाभिनिष्क्रमण। और जो बौद्ध धर्म है इसकी 4 बौद्ध संगति हुई थी, उनमें जो चौथी थी उसमें जो बौद्ध धर्म है ये 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में किस बौद्ध संगति में बट गया था? हीनयान और महायान चौथी बौद्ध संगति में बट गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक का एक नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक का। और बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक कौन सी है? गीता रहस्य। ये पुस्तक इन्होंने जेल में लिखी थी। जब इनको जेल 1907 में मांडले जेल में भेज दिया गया था तब इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। और 2 पत्रिकाएं हैं इनकी, केसरी और मराठा। जो केसरी है ये तो मराठी लैंग्वेज में थी, और जो मराठा है
ये जो पत्रिका ये इंग्लिश लैंग्वेज में थी। और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग शुरू की थी 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर। जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने मुंबई में मतलब जो गणेश चतुर्थी है, शिव उत्सव है, ये सब मुंबई में क्यों मनाए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर बाल गंगाधर तिलक ने देश मतलब बहुत सारी भीड़ चाहिए थी ताकि लोगों को जागरूक कर सके कैसे आज़ादी चाहिए, इसके लिए इसीलिए इन्होंने जो गणेश चतुर्थी है वो महोत्सव शुरू किया था ताकि बहुत सारे लोग जुड़ जाएं और जो अपने विचार हैं वे उनके सामने रख सकें। तो 1916 में जो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग शुरू की और महाराष्ट्र में पूना में इसका हेडक्वार्टर बनाया था बाल गंगाधर तिलक ने, और एनी बेसेंट ने मद्रास अधियार में अपना हेडक्वार्टर बनाया था। होम रूल लीग दोनों ने शुरू की थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। और बाल गंगाधर तिलक को अशांति के जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगर हम यहाँ पर एनी बेसेंट की बात करें तो कॉमनवेल्थ पत्रिका और न्यू इंडिया ये दोनों पुस्तकें एनी बेसेंट की है। और 1917 में कोलकाता अधिवेशन में आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग जो संधि हुई थी रूस में, इसका संबंध किससे था? जो टाइगर कंजर्वेशन है, बाघों को संरक्षित करने के लिए ये घोषणा पत्र जारी हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग 2010 में हुआ था। इसका संबंध बाघों से है और बहुत बार ये पेपर में पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने की थी। और जो कांग्रेस है इसकी पहली अध्यक्षता किसने की थी? उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी 1800। और जिस टाइम पर जो कांग्रेस बनी उस टाइम पर 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के टाइम पर कितने व्यक्तियों ने पार्टिसिपेट किया था? 72 ने। और कांग्रेस के जो मुख्य अधिवेशन है, एक तो दादा भाई नारोजी का पूछा जाता है, 1886 में दादा भाई नारोजी ने की थी। और महात्मा गांधी का पूछा जाता है 1924 में बेलगांव अधिवेशन। महात्मा गांधी ने केवल आईएनसी की केवल एक बार अध्यक्षता की है, 1924 में बेलगांव सेशन की। और 1917 में एनी बेसेंट जिसने पहली महिला थी जिन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। और 1925 में पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू, इन्होंने अध्यक्षता की थी कानपुर में। ये मेन सी हैं जो कांग्रेस की जो अध्यक्षता है ये पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई? जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है COP21 है, इसका आयोजन किया गया था पेरिस में। और 2015 में ये आयोजित किया गया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 है, ये पेरिस फ्रांस में किया गया था। और 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी जो पार्टी है इसमें ये कहा गया था कि हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसकी स्थापना करेंगे 2015 में। भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? जो बौद्ध संगति है ये 4 हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चौथी। और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पूछे जाते हैं। जो चौथी बौद्ध संगति ये कनिष्क के टाइम पर हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और इसी चौथी बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म है ये 2 भागों में बट गया था, ईनयान और महायान। अगर हम तीसरी बौद्ध संगति की बात करें तो ये अशोक के टाइम पर हुई थी पाटलिपुत्र में। पहली कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के टाइम पर। और दूसरी वैशाली में हुई थी कालाशोक के टाइम पर। और चौथी कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के टाइम पर हुई थी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। और किसकी होती है ये? कान की। कान में टोटल 6 हड्डी पाई जाती हैं। 2 कान होते हैं तो एक कान में 3 और एक कान में 3, तो टोटल कितनी होगी? 6 हड्डी कहाँ पाई जाती हैं? कान में। एक तो होगी स्टेपिज, मेलिस और इनकस, ये 3 हड्डियाँ कान में पाई जाती हैं, टोटल 6 दोनों कानों की मिलाकर। अगर हमसे पूछा जाए कि जबड़े की हड्डी कौन सी होती है? मैंडिबल। और ये सबसे मजबूत हड्डी होती है मैंडिबल। ब्यूटी बोन कौन सी होती है? क्लेविकल। जो हमारे नेक के पास होती है ना ये बिल्कुल गोल सी, इसी को कहते हैं ब्यूटी बोन, क्लेविकल। कंधे की हड्डी कौन सी होती है? जो पीछे 2 हाड़ निकले होते हैं कंधे, तो उसका क्या नाम है? स्केफुला।
सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है मानव शरीर की? फीमर। जो जांघ की हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। और पैर की हड्डियाँ कौन सी होती हैं? टीबिया और फैबुला। जो पिंडी होती है इसके पास जो हड्डी होती है ये कौन सी होती है? टीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और उसके बाद जो अरशद मेहता जो केस हुआ था, अरशद मेहता वाला घोटाला हुआ था, उसके बाद 1992 में इस एक्ट के द्वारा इसकी दोबारा स्थापना की गई। तो एक्ट पूछा जाए तो 1992 का है, स्थापना पूछी जाए तो 1988। और सेबी है, इसका काम क्या है? शेयर मार्केट को कंट्रोल करना। ये काम किसका है? सेबी का। और सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और जो शेयर मार्केट है इसमें दो टर्म होती हैं, एक तो बुल होती है और एक बियर होती है। बुल मतलब जो शेयर मार्केट है वे ऊपर जा रहे हैं, और बियर का मतलब जो शेयर मार्केट है वे नीचे गिर रहे हैं। ये दोनों टर्म शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? सिमरन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई। और 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और वर्तमान में अभी 2023 की बिल्कुल अपडेट के साथ क्वेश्चन है ये। जो नाबार्ड है इसके हेड कौन है? केवी साजी। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति रॉय। और ऐसे ही एक क्वेश्चन अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया था कि इंग्लिश में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अमिताभ घोष। और ऐसे ये है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति रॉय। और किस पुस्तक के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। और इनकी एक और पुस्तक है, बहुत फेमस है ये भी, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी अरुंधति रॉय इसकी पुस्तक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये बुकर पुरस्कार है और ये है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और अभी वर्तमान में 2023 में किसे मिला है? जॉर्जी गोस्पिडनोव को। और 2022 में किसे मिला था? भारत की थी वो गीतांजलि सरी। द टॉम ऑफ सैंड पुस्तक के लिए मिला था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि, ये किसकी पुस्तक है? गीतांजलि सरी को 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है इन्हें। आगे है, राज्य पुनर्गठन आयोग का संबंध किस संविधान संशोधन से हुआ है? जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ये फजल अली आयोग भी कहते हैं इसे। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो इसमें संविधान संशोधन से इसका संबंध है। इस 7वें संविधान संशोधन है जो इसके द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और वर्तमान में 8 यूटी हैं और 28 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? जो नागरिकता है वो संविधान के भाग 2 में है। अगर आर्टिकल पूछा जाए तो 5 से लेकर 11 तक। और जो नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि हम एक ही देश की नागरिकता को हासिल कर सकते हैं। अगर हम किसी दूसरे देश में चले जाते हैं और वहाँ की नागरिकता अपना लेंगे तो इस देश की जो भारत की नागरिकता है ये अपने आप समाप्त हो जाएगी। और जो नागरिकता अधिनियम है ये कब आया था? 1955 में। अगला क्वेश्चन है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और भारत का 25वां राज्य बना था गोवा। गोवा सबसे पहले 1947 में देश आज़ाद हो गया था। उसके बाद भी गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। उसके बाद ऑपरेशन विजय चलाया गया और 19 दिसंबर को 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया। उस टाइम पर पुर्तगालियों से आज़ाद करके गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ये जरूर याद रखना है, जब गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया उस टाइम पर गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उसके बाद 56वां संविधान संशोधन करके 1987 में गोवा को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और ऐसे ही सिक्किम का भी पूछा जाता है कि सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला था? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। और जो सिक्किम है ये जनसंख्या में सबसे कम है वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। और जो ये उपाधियों का अंत है ये मौलिक अधिकार के अंदर आता है। जो मौलिक अधिकार है हमने अमेरिका से लिए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का
वर्णन है। और उपाधियों का अंत किस में है? आर्टिकल 18 में। और आर्टिकल 17 भी बहुत बार पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत किस में है? आर्टिकल 17 में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार संविधान में आर्टिकल 21(1) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? जो शिक्षा का अधिकार है, जो ये शिक्षा का है, ये तीन मतलब उनमें आता है। एक तो आर्टिकल 21(a) में भी शिक्षा का अधिकार है, और जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया था। और एक आर्टिकल 45 में भी है कि जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनको पढ़ाने का जिम्मेवारी है वो किसकी है? राज्य की है। और एक मौलिक कर्तव्य भी है ये हमारा कि हम 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। वो भी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब का है? 2009 का। और जो शिक्षा है ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। जो हमारे संविधान है इसमें 3 प्रकार की सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियां हैं। जो समवर्ती सूची है इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सूची है उसमें केवल केंद्र कानून बनाएगी। राज्य सूची है उसमें केवल राज्य कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। और जो भी चीज़ इन तीनों सूची है इनमें नहीं लिखी है तो वो कहाँ पर मिलेगी? अवशिष्ट सूची में मिलेगी। और वो उसकी सारी की सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? संसद के पास। और शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए हैं? 9 जनवरी 1915 को। और इसीलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और सबसे पहले महात्मा गांधी ने आकर क्या किया? 1917 में चंपारण का विद्रोह, उसमें शामिल हुए थे महात्मा गांधी। अगर महात्मा गांधी के कुछ फैक्ट्स देखें तो महात्मा गांधी की एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। अरिजन, ये किसकी है? महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 1932 में पूना पैक्ट भी किया था। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कौन सा समाचार पत्र लिखा था? इंडियन ओपिनियन। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा लिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो जो डॉल्फिन है ये भारत का जलीय जीव है और 2009 में इसे बनाया गया था। डॉल्फिन और व्हेल मछली ये दोनों क्या है? ये मछलियाँ नहीं हैं, ये क्या है? एक स्तनधारी है। और स्तनधारी क्या होते हैं? जो अंडे। तो व्हेल मछली और डॉल्फिन ये दोनों क्या हैं? स्तनधारी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।